हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो तो क्या कंसिडर करना चाहिए। आपने मेरा पहले वाला म्यूचुअल फंड वीडियो देखा होगा। इनकेस आपने देखा नहीं होगा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। चलो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, इनकेस आपके पास एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो तो आप क्या करें और क्या कंसिडरेशन करें, या आप इनकेस एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हो तो किस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम रहते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में भी अलग अलग टाइप के सब टाइप्स रहते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हाइब्रिड या डाइवर्सिफाइड, फोकस, अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या रहता है? तो उस कैप का मतलब है जो साइज ऑफ दैट कंपनी। जो भी कंपनी स्टॉक्स मार्केट में शेयर आता है तो उसका एक साइज़ होता है, जैसे कि लार्ज कैप। तो ये कैप कैसे आ गया? तो कैप मीन्स है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसका मार्केट कैप कितना है? तो मार्केट कैप कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है। मार्केट कैप कैसे डिफाइन होता है कि जैसी कंपनी पब्लिक होती है और लिस्ट होती है, जो पब्लिक में आती है, तो कंपनी अपने शेयर्स के नंबर डिफाइन करते हैं कि ये इतने सारे शेयर्स पब्लिक बाय कर सकती है मार्केट से, राइट। सपोज़ कंपनी के पास हज़ार शेयर्स है और वो 1000 शेयर्स मार्केट में लेके आई, तो इन्वेस्टर वो 1000 शेयर्स बाय करते हैं। तो 1000 शेयर्स हो गए क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। लेकिन उस शेयर का वैल्यू, जैसे मैंने बोला था जो NAV का कंसेप्ट है, वैसे ही शेयर का एक वैल्यू रहता है, राइट। तो सपोज़ उस शेयर का वैल्यू 10 रुपये आया और उस कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में लेके आई, तो टोटल कंपनी का मार्केट कैप हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10,000। तो उस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 हो गया। ऐसे मार्केट कैप डिफाइन होता है। तो जैसे कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप हो। तो अभी ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैसे डिफाइन होते हैं? तो इंडिया में जैसे कि जब से सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हो वो नंबर 1 कहता है, और जो पहले 1 से लेके 100 स्टॉक्स है मार्केट कैप नंबर से, तो उसको लार्ज कैप कैटेगरी में डालते हैं। और जो 101 से लेके 250 आगे के नंबर है वो मिड कैप में आते हैं, और 250 के आगे के जो स्टॉक्स है मार्केट कैप से, वो सब स्मॉल कैप में रहते हैं। टॉप 3 कंपनीज कौन सी है? तो फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड है TCS टाटा कंसल्टेंसी एंड थर्ड है HDFC बैंक। लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज कैप जो स्टॉक रहते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, इसका जो वेरिएशन कम रहता है, तो इसलिए इसमें रिस्क भी कम रहती है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी है, राइट। वो ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। मीन्स लोग काफ़ी सारे खरीदी करते हैं, बिक्री करते हैं उस स्टॉक्स को, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। और वॉल्यूम होने से क्या होता है कि वो इनकेस आपको ख़रीदना है तो आपको अवेलेबल मिलता है कि कोई भी आके उसको ख़रीद सकते हैं, और आपको बेचना है तो उसका जो ख़रीदार है वो भी अवेलेबल रहता है, तो आप तुरंत उसको बेच सकते हैं। तो लार्ज कैप का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है। वोलेटिलिटी मीन्स क्या कि उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्टेबल रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब गिरता है तब ज़्यादा गिरता भी नहीं है। इसलिए वो लार्ज कैप थोड़ा सिक्योर रहते हैं। लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है। लेकिन जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो छोटी छोटी कंपनियां रहती है, उसका जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी कोई अच्छी न्यूज़ आई तो स्टॉक 10%, 5% और 20% अपर सर्किट मारता है, और कभी कभी बुरी खबर आई तो स्टॉक 5%, 10%, 20% भी नीचे आ सकता है। तो इसमें वो क्या होता है, प्राइस का जो वेरिएशन होता है वो क्विक होता है और बहुत बड़ा होता है। तो उसमें प्रॉफिट भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और लॉस भी होने की चांसेस रहती है। तो जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं वो मेनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उसके लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं।
तो अभी हम लोग ने देखा ये लार्ज कैप क्या रहता है, मिड कैप क्या रहता है, स्मॉल कैप रहता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में जनरली जो फंड मैनेजर रहता है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है। जो इनकेस आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ली और तो उसमें पैसे डाल रहे हैं तो उसका आपका जो पैसा जा रहा है वो लार्ज कैप कंपनी में जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आप सिक्योर रहते हैं, रिस्क कम रहती है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, लेकिन वो कंपनियां डूबती नहीं। जो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां है जैसे कि रिलायंस है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, HDFC बैंक, वो कहाँ नहीं जाएंगी, वो तो रहेंगी, राइट। उसको कुछ नहीं होगा, वो डूबेगी नहीं, या उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। चांसेस बहुत कम रहते हैं उसमें प्रॉब्लम आने के लिए, इसलिए लार्ज कैप थोड़ा सिक्योर रहता है। लेकिन जब ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप रहता है तो उसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में क्या होता है कि आपका पैसा कभी कभार बहुत अच्छा बढ़ता है, कभी कभार ख़राब होता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। मार्केट अच्छा हो रहा है, जैसे कि अभी लास्ट 3-4 साल से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और मेनली ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे हैं, तो इसलिए जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 3-4 साल में देखा जाएगा तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग ने देखा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपका हॉराइज़न अगर लंबा हो, जैसे 10 साल से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना हो, तो ऐसा बोला जाता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी जो अभी तो मिड कैप है, छोटी छोटी है, लेकिन 10 साल के बाद वो शायद बड़ी हो सकती है, वो लार्ज कैप हो सकती है, उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है और उसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको 10 साल से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, आपका टर्म हो, आपका ऑब्जेक्टिव लंबा हो, 10 या 15 साल का हो, तो ऐसा कहा जाता है कि आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करो, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा। जैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत उसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसका जो आपका NAV भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जैसे आपका 10 साल से भी ज़्यादा का नज़रिया है तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपके पास एक लार्ज कैप स्कीम है म्यूचुअल फंड की और आपने फिर से और एक लार्ज कैप स्कीम बाय की, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जो आपके 2 स्कीम में पैसे जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे होंगे, शायद उसका वेटेज अलग होगा। एक स्कीम में थोड़ा HDFC बैंक 5% रहेगा तो दूसरे स्कीम में HDFC बैंक 3% रहेगा और 3% रहेगा। तो लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सेम स्टॉक्स में हो रहा है, क्योंकि आपने जो स्कीम ली वो सेम टाइप की स्कीम ली, राइट। आपने लार्ज कैप स्कीम ली, आप बोलेंगे मैंने तो SBI की लार्ज कैप ली और दूसरी तो सपोज मेरी UTI लार्ज कैप है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लार्ज कैप रहते हैं वो सिर्फ पहले जो फर्स्ट 100 स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा तो मोटा मोटी वो जो अलग अलग स्कीम है लार्ज कैप कैटेगरी की, वो उसके पहले 10 स्टॉक देखेंगे उसके पोर्टफोलियो में, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपके दोनों स्कीम लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहे और जो पैसा जा रहा है वो सेम टाइप ऑफ स्टॉक्स में जा रहा है। तो जब क्या होता है इस चीज़ में जब क्या होता है कि जब वो लार्ज कैप कंपनी अच्छी करेंगी तो दोनों स्कीम अच्छा करेंगी, लेकिन इनकेस लार्ज कैप कंपनी चलेंगी नहीं तो दोनों स्कीम ख़राब करेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम बाय करते तो आप मेक श्योर करो कि आप एक ही टाइप के स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने दूसरा स्कीम इन्वेस्टमेंट करूंगा वो शायद मिड कैप या स्मॉल कैप हो या मल्टी कैप हो। अभी ये मल्टी कैप क्या रहता है? तो मल्टी कैप जो स्कीम रहते हैं उसमें मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग रहता है, जैसे कि लार्ज कैप के भी स्टॉक्स रहते हैं, मिड कैप के भी स्टॉक्स रहते हैं और स्मॉल कैप की कंपनियां भी रहती है। तो उससे क्या होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो आप वो ध्यान में रखो, जब आप एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो तो आप एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी में इन्वेस्ट मत किया करो, जैसे कि सिर्फ लार्ज कैप ही खरीदे।
चलो जो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका। जैसे आप मिठाई वाले के दुकान पे गए और आपको आपको काजू कतली अच्छी लगती है और आपको मोतीचूर लड्डू अच्छे लगते हैं, तो आप क्या करेंगे कि मिठाई वाले को बोलेंगे भाई मेरे को 1 किलो काजू कतली देना एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में 1 किलो मोतीचूर लड्डू देना। तो वो पैक करके देगा। तो क्या होगा कि आप दोनों का स्वाद घर में जाके ले सकते हैं। लेकिन आप जब एक ही टाइप का स्कीम लेते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिठाई वाले को आपने बोला कि एक काम करो, ये 1 किलो का मुझे मिक्स मिठाई देना और दूसरा डब्बे में भी मिक्स मिठाई देना। लेकिन जो पहले वाला डब्बा जो मिक्स मिठाई का है उसमें काजू कतली थोड़ी ज़्यादा डालना और ये थोड़ा कम डालना। दूसरे वाले में आप बोलेंगे डब्बे में मोतीचूर लड्डू थोड़ा ज़्यादा डालना और बाकी का थोड़ा कम डालना। लेकिन अल्टीमेटली जब आप घर में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम टाइप की मिठाई आप लेके आए हो, और जो आपको पसंद है मोतीचूर और काजू कतली वो कम लाए हो, राइट। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अलग अलग टाइप के स्कीम में इन्वेस्ट करो, अलग अलग टाइप ऑफ स्कीम। जैसे कि लार्ज कैप में आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदी और दूसरी स्कीम आपने मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदी या मल्टी कैप खरीदी या इंडेक्स फंड खरीदा, तो उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि थीमेटिक फंड जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना आप हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि थीमेटिक जो फंड रहते हैं वो मैंने पहले के वीडियो में बोला था, वो सेक्टर स्पेसिफिक रहते हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे कोविड के टाइम में जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो जो फार्मा एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के स्टॉक में बहुत तूफान आ गया। मीन्स कई कंपनियां तो 6 टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स हो गई। तो जो आदमी ने फार्मा स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा कोविड के पहले, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो जो फार्मास्यूटिकल एपीआई और केमिकल स्टॉक्स काफ़ी बढ़े और उसका रिटर्न काफ़ी बढ़ गया होगा। लेकिन फिर कोविड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2 साल के बाद फिर से वो फार्मा स्टॉक्स नीचे आ गए और उसका रिटर्न कम हो गया। तो ये थीमेटिक फंड किसके लिए अच्छा रहता है कि आप उस सेक्टर में सपोज़ आपको काफ़ी जानकारी हो और आपको पता है कि साइकिल कब चेंज होगा, तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। कि सपोज़ आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो और आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में पता है, तो आप उस टाइप के थीमेटिक और सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आम आदमी जो कॉमन पर्सन है उसको तो इतना सभी सेक्टर्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। अभी देखा होगा लास्ट 2-3 साल में पीएसयू एंड डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है। तो जिसने भी 4-5 साल पहले पीएसयू डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया, उसका पैसा काफ़ी अच्छा बना होगा। लेकिन वो उसमें रिस्क रहती है, जब बनता है तो अच्छा बनता है, नहीं बनता है तो अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए आई थिंक इस टाइप के जो सेक्टरल थीमेटिक फंड आपको इतना नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको इन्वेस्ट नहीं। मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप 2 या 3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। करना है तो आप डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम लिया, दूसरा आपने मिड कैप या स्मॉल कैप थीम लिया, और जैसे मैंने पहले के वीडियो में बोला था कि आप हमेशा डायरेक्ट टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया कीजिए इंस्टेड ऑफ रेगुलर, क्योंकि डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम आपको अच्छा रिटर्न देगा। और दूसरी चीज़ है आप ऑनलाइन परचेस किया कीजिए। तो ऑनलाइन परचेस करने का आपको तो फ़ायदा पता है कि आप 1 क्लिक में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। और एक चीज़ है, इनकेस आपने म्यूचुअल फंड ब्रोकर से लिया होगा और आपको पता नहीं उसका कैसे परफॉर्मेंस है, तो आप काम कर सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम का आपने कंपनी का म्यूचुअल फंड स्कीम लिया है उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके आपका जो पूरा डिटेल्स डाल के आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम का फोलियो नंबर रहता है, तो आप इनकेस वो फोलियो नंबर ऐड करेंगे उस अकाउंट में, तो आपको पता चलेगा कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना पैसा रिटर्न दिया है अब तक, कितना आपका इन्वेस्टेड है और कितने यूनिट्स हो चुके हैं। तो आप जब एक बार उसमें वो फोलियो नंबर डालेंगे और उस आपके अकाउंट में वो स्कीम आ जाएगा, तो ऑनलाइन जाके भी
उसको रिडीम और सेल कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर पे डिपेंड होना ना पड़े। अभी देखो बाज़ार में तो नए नए स्कीम आते ही रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी और एजेंट का काम है कि आपको बहुत सारे स्कीम बेचते रहना, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है, राइट। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को जितना आपका पैसा ज़्यादा मिलेगा उतना उनको उनका फ़ायदा होता है। म्यूचुअल फंड एजेंट ब्रोकर्स को भी जितने आप उनसे म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदी करोगे तो उनका उतना कमीशन मिलता रहेगा, कंटिन्यूस कमीशन मिलता रहेगा। तो वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे भाई ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, अभी ये स्कीम ले लो, अभी वो स्कीम ले लो। तो ऐसा करके आपके पास कभी कभी 10-12 म्यूचुअल फंड स्कीम हो जाते हैं, तो एक पूल हो जाता है बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम का। और अल्टीमेटली एक एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 30 से लेके 50 या 100 तक कंपनियां रहती है, तो आपका पैसा इतना डाइवर्सिफाइड होता है कि किसी से भी प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, आपको 5 साल में पैसा डबल करना है तो आपको कितना CAGR लगता है। CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, राइट। मीन्स हर एक साल कितना आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है। तो जो 5 साल में आपको पैसा डबल करना है तो आपको सिर्फ 14.87% CAGR रिटर्न चाहिए रहता है। तो सपोज आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही होगी तो आपका पैसा 5 साल में डबल होगा। इनकेस आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम उससे कम रिटर्न दे रही है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा डबल नहीं करेगी। तो याद रखिए CAGR कितना होना चाहिए, 14.87%। कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपका 5 साल में पैसा डबल करना है तो आपको 14.87% CAGR होना चाहिए। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं जनरली, उनको क्या रहता है कि ये जो एग्ज़ाम्पल, चलो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि शॉप्स, राइट। शॉप में काफ़ी सारी चीज़ें बेचने के लिए शॉपकीपर रखता है। तो वो क्या करता है कि नया नया जो आइटम रहता है वो आगे रखता है और बोलता है कि ये देखो, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, राइट। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो नया आइटम ले सके, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। वैसे ही ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज रहती है, वो नई नई स्कीम्स निकालती रहती है जैसे कि वो आपका पैसा ले सके, राइट। और तो वो लोग, उनको आइडिया कैसे मिलता है, बेसिकली वो देखते हैं कि जो FIIs है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं। सपोज अभी लास्ट 2 साल से सब लोग रेलवे के स्टॉक्स ले रहे थे या PSU स्टॉक्स ले रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ले रहे थे। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करेंगी, वो जाके वो उस टाइप का एक फंड स्कीम लॉन्च कर देंगी, बोलेगी चलो भाई PSU फंड्स और द PSU स्कीम और द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो उससे क्या होगा कि जो और अपने जो एग्जिस्टिंग जो उनके इन्वेस्टर हैं उनको बोलेगी देखो बाज़ार में ये नया स्कीम लेके आए हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो उनको सिर्फ आपका पैसा चाहिए बस। लेकिन आप ध्यान रखिए पैसा बहुत लिमिटेड रहता है, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, आपके पास लिमिटेड पैसा है। आपने ये जो पैसा कमाया, जो आपने जो टैक्स दिया, पोस्ट टैक्स जो आपकी सेविंग है वो पैसा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप 10 बार सोचिए आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं, आप मल्टीपल स्कीम में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं। एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आपका इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड एजेंट एंड ब्रोकर को अमीर बना रहे हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को अमीर बना रहे हो और वो ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है बल्कि आपको। चलो आप और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं टमाटर ख़रीदने, तो आप 2-3 जगह पे पहले देखते हैं कि किसके पास कौन सा और कितना अच्छा टमाटर है और क्या भाव में वो टमाटर दे रहा है। तो आप 2-3 जगह देख के टमाटर खरीदी करते हैं, राइट, कोई भी शॉपकीपर से। और फिर भी जब टमाटर खरीदते हैं तभी हर एक टमाटर उठा के देखते हैं कि भाई ये सड़ा हुआ तो नहीं है, अच्छा है, ख़राब है, और देन आपका जो थैली में डालते हैं, राइट। तो वैसे ही जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप उसमें फ़ोकस करो और थोड़ा स्टडीज़, अपने दिन का सिर्फ 10 मिनट भी आप इसमें थोड़ा स्टडीज़ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आप ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बजाय आप ये कोई म्यूचुअल फंड एजेंट ब्रोकर से
डिपेंड रहे और उसके भरोसे आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा इंडेक्स ETF रहता है। जो इंडेक्स ETF रहता है, जो अंडरलाइन इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो भी तो अभी देखेंगे तो इंडेक्स जो निफ्टी 50 फंड है उसने 17% रिटर्न दिया है 5 साल में CAGR। तो उसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया और उसमें सिक्योर भी है, क्योंकि वो जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है वो कहाँ पे जाने वाली नहीं है। इनकेस वो ख़राब हो गई तो उसमें से निफ्टी से वो हटा। अभी तो ज़ीरो ब्रोकरेज के कंपनीज आया है जिसमें आपको ब्रोकरेज भी देना नहीं पड़ता है जब आप स्टॉक परचेस करते हैं तो, और वो इन्वेस्ट करते हैं कैश डिलीवरी में। चलो आपको मैं थोड़ा कंपैरिजन दिखाता हूँ ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स का। इसमें देखिए, इस स्क्रीन में आपको 3 टाइप के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम दिख रहे हैं। पहले 2 है HDFC टॉप 100 फंड, एक है ग्रोथ और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। तो दोनों सेम फंड है और जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सेम स्टॉक्स पे या सेम एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो रेगुलर फंड है उसका NAV है 1152 और जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड है उसका NAV है 1238। तो सेम फंड है, लेकिन जब डायरेक्ट में आपको NAV ज़्यादा मिलता है, राइट। और आपने राइट साइड में देखो, आप उसमें एक्सपेंस रेशो भी दिखाई दे रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है। जो ग्रोथ में एक्सपेंस रेशो है 1.61% और जो डायरेक्ट में है 1.01%। तो मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था, जब आप डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम लेते हो तो आपको कम एक्सपेंस रेशो लगता है, और जब आप द रेगुलर टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम लेते हो तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशो रहता है। और NAV में भी डिफरेंस आता है, इम्पैक्ट आता है। क्यों आता है NAV में इम्पैक्ट? क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका जो कंटिन्यूस कमीशन एजेंट और म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकरेज को जाता रहता है, और वो कहाँ से जाता है? वो आपके NAV से जाता है। इसलिए हमेशा आप डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो। अभी ये जो तीसरा है इंडेक्स ETF फंड, जो निफ्टी 50s है। तो ये इंडेक्स ETF फंड निफ्टी 50 मीन्स ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो निफ्टी 50 की कंपनीज में होगा। तो उसमें भी देखो आप, मैंने एक्सपेंस रेशो हाईलाइट किया, उसका एक्सपेंस रेशो कितना कम है, 0.04%। यानी उसमें जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है वो बहुत कम रहती है और इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बजाय आप इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट किया कीजिए। और इनकेस आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना ही है तो आप ग्रोथ टाइप के, डायरेक्ट टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया करो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस स्क्रीन में देखिए, मैंने अराउंड 11 कंपनियां सिलेक्ट की है। उसमें से मैंने जानबूझ के उसका नाम हटा दिया है क्योंकि नाम से कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए। लेकिन उसमें आप देख सकते हो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग केबल एंड वायर कंपनी है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंपनी है। तो मैंने क्या किया कि जब कोविड में मार्च 2020 में मार्केट काफ़ी गिरा था लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी जो लास्ट मंथ में जुलाई में मार्केट काफ़ी हाई है, तो मैंने जो मार्च 2021 का लो प्राइस उस स्टॉक का और लास्ट मंथ का हाई प्राइस उस स्टॉक का लिया, और उसमें कितना रिटर्न्स आया आप देख सकते हैं। अभी अराउंड 4 साल 4 महीना। तो आपने देखा होगा लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स एंड वायर कंपनी का जो मार्च का 2020 का लो था 575 और जो जुलाई 2024 का हाई था वो 7331। तो ऑलमोस्ट उस कंपनी 1274% का गेन दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है स्टॉक के प्राइस के ऊपर। तो कंपनी का स्टॉक 12 टाइम्स से बढ़ा है और उसने प्लस 81 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर उस ड्यूरेशन में दिया है। तो ऐसे देख सकते हैं कि आपको उसका डिविडेंड भी मिल गया और स्टॉक प्राइस 12 टाइम भी हो गया 4 साल 4 महीने में। दूसरी जो कंपनी है, जो FMCG कंपनी है, उसका जो प्राइस था 107 था और जो हाई प्राइस है जुलाई 2024 में 1700 है। तो इसका मतलब वो कंपनी 15 टाइम्स बढ़ गई। उसने 1590% का रिटर्न दिया, प्लस उसने 12.25 रुपये का पर शेयर डिविडेंड दिया और उसने स्प्लिट भी किया। जैसे कि एक शेयर आप उस टाइम पे लिया हो, जैसे कि एक शेयर आप उस टाइम पे लिया
होगा तो उसका 2 शेयर स्प्लिट हो गए, उसके बाद उसने फिर से बोनस दिए, मीन्स 1 के ऊपर 4, तो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 टाइम्स मीन्स 8 हो गया, मीन्स एक स्टॉक का, एक शेयर का 8 शेयर हो गया आपके। तो आप सोच सकते हैं आपकी क्वांटिटी भी कितनी बढ़ गई होगी। और इस लिस्ट में आप देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक तो ऑलमोस्ट लाइक 1549 टाइम्स बड़े हैं। कोई बड़ा है 164 टाइम्स, कोई है 105 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जब डीप कट आता है और अच्छे स्टॉक्स रहते हैं तब आप बाय करेंगे तो आपको काफ़ी सारा मुनाफा होता है, और आपको डिविडेंड भी देते हैं, स्प्लिट भी देते हैं और बोनस भी देते हैं। तो इसलिए मेरा तो कहना रहता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और रेगुलरली उसमें अच्छे स्टॉक्स बाय करते रहिए और इंडेक्स ETF बाय कीजिए, उससे आपको काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो मैं उसी लो में लिया और हाई में बेचा, ऐसा होता नहीं है मार्केट में कि मैं हमेशा लो प्राइस में लूँ और हाई में। आप उस आसपास भी लेंगे लो प्राइस के, और आसपास हाई प्राइस के भी बेचेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। तो आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे फ़ायदेमंद रहता है। और दूसरा, जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में बाय करते हो तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्कीम डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, ऑनलाइन बाय किया करो, ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, उससे आपको फ़ायदा होगा। और ध्यान में रखो, एक या 2 या 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 के ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम लेना ठीक नहीं रहता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। डाइवर्सिफाइड होता है आपका सब इन्वेस्टमेंट। आपको पता है सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा आपको आपका इनकम बढ़ाना चाहिए, आपका जो रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। आप कोई जॉब में काम कर रहे हो तो आप सोचो कि उसी कंपनी में हम हायर पोजीशन में कैसे जाए, आपको प्रमोशन कैसे मिले, आपकी सैलरी कैसे बढ़े, आप अपने को अपस्किल कैसे करें। उसके लिए आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स करें, जैसे कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। जैसे आप इनकेस आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि हम जॉब कैसे ले और आपको इनकम कैसे हो जाए। आप इनकेस बिज़नेस कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बिज़नेस में आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट तो होता रहता है, लेकिन बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहता है वो आपकी आमदनी है, आपका रेवेन्यू है, आपका इनकम है। आपके पास इनकम ही नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब इनकम करते हैं और उसमें से सेविंग करते हैं उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करते हैं। अनलेस अनटिल आपके पास 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो और या 1000 करोड़ हो तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट हो चुका हुआ। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, वॉरेन बफेट और जो अच्छे लोग जो इन्वेस्टर्स है, वो इतने बड़ा पोर्टफोलियो नेटवर्थ होने के बाद भी वो काम करते रहते हैं। वो उनका एज होने के बाद भी वो काम करते रहते हैं, क्योंकि वो एक पैशन बन जाता है, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इनकम, गुड रेवेन्यू। इन्वेस्टमेंट तो होता ही रहेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या खूब कहा था, उसने बोला था कि आप अगर फ्लाई नहीं कर सकते हो तो आप दौड़ो, आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, आप चल नहीं सकते तो आप रेंगो, लेकिन आप आगे बढ़ो। चलो फिर मिलते हैं कई और कौन से अगले वीडियो में कई और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।